जी, तो अब हम ट्रीटमेंट ऑफ डेस्मेटोसील शुरू करते हैं। डेस्मेटोसील समझ लो, सबसे पहले क्या होता है कि आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था कॉर्निया के ए बी सी से, आपने याद रख लेना ए बी सी डी ई से, ठीक है। सबसे पहले जो लेयर आ रही होगी वो इंटीरियर एपिथेलियल होगी, जो येलो वाली लेयर है। फिर उसके बाद बोमेंस लेयर आ रही होगी जो ब्लू वाली लेयर है। फिर सारा का सारा हमारा स्ट्रोमा था जो कि कोलेजन स्ट्रोमा आ रहा है सी से। और फिर हमारा डी आ रहा था डेस्मेट मेम्ब्रेन जो कि ग्रीन वाली है, ठीक है। तो आप लोगों ने डेस्मेटोसील से याद रख लेना कि डेस्मेट मेम्ब्रेन का कोई ना कोई मसला चल रहा होगा। फिर उसके बाद लास्ट लेयर आ जाएगी एपिथेलियम, ई से याद रख लेना, वाइट वाली एपिथेलियम। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा होता है कि अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, अल्सर हुआ है, ठीक है, और उसने हमारी पहली वाली लेयर भी डिस्ट्रॉय कर दी है जो कि इंटीरियर एपिथेलियम था। फिर बोमेंस मेम्ब्रेन भी डिस्ट्रॉय कर दिया और सारा का सारा स्ट्रोमा भी डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है, ठीक है। अब ऊपर वाली जो सारी की सारी सपोर्ट है ना, वही रिमूव हो चुकी है ऊपर वाली, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारा डेस्मेट मेम्ब्रेन एक्सपोज हो जाएगी, ग्रीन वाली मेम्ब्रेन एक्सपोज होगी सारी की सारी बाहर की तरफ, ठीक है। और पीछे से आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारा हाइपोपायोन बहुत ज़्यादा है और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमारे टेबुलर मेशवर्क वो बंद हो चुके थे और अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका है। पीछे से अब प्रेशर आ रहा है सारा का सारा। तो जारी बात है कि अब ऊपर वाली सपोर्ट ही नहीं रही, ये दो बारीक सी मेम्ब्रेन रह गई हैं, तो ये एक तरह की हर्निएट कर जाएंगी, बल्ज आउट कर जाएंगी, बाहर की तरफ बल्ज आउट कर जाएंगी। आप लोगों को नजर आ रहा होगा सारा का सारा बल्जिंग हुई हुई है, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहेंगे डेस्मेटोसील है कि डेस्मेट मेम्ब्रेन बल्ज आउट हो चुकी हुई है। तो इसको कैसे ट्रीट करना है? सबसे पहले हमने एंटी ग्लोकोमल ड्रग्स लेनी है। आप लोगों को पता है पीछे हमारा ग्लोकोमा हुआ है, पीछे इंट्राकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ है, उसको डिक्रीज करना है हमने, ठीक है। फिर प्रेशर बैंडेज देंगे, मतलब कोई ऐसी बैंडेज वगैरह लगाएंगे आँख के ऊपर जो हमारी आँख के ऊपर प्रेशर डाले इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे प्रेशर डाले। टेप टाइप होती है, मतलब बहुत चिपकने वाली। और स्पोर्ट दे इसको, मैकेनिकल स्पोर्ट देगी तो फटेगी नहीं। परफोरेट होगी तो हम उसे कह देंगे परफोरेटेड अल्सर। अगर ये आज फट गया ना एकदम इतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ये फट गई मेम्ब्रेन, तो परफोरेटेड अल्सर की कंडीशन चल जाएगी। उससे पहले पहले हमने कंट्रोल करना है। तो प्रेशर बैंडेज दे देंगे और स्ट्रेनिंग को अवॉइड करेंगे। स्ट्रेनिंग मतलब खांसी वगैरह करना, छींकना या डेफिकेशन के दौरान जो जोर वगैरह लगाते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है कि उससे आपको पता है कि प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये मेम्ब्रेन फट सकती है। फिर कंजक्टिवा फ्लैप लगा देना, कंजक्टिवा की मेम्ब्रेन ले रही है, ठीक है, छोटी सी, और उसका फ्लैप ऊपर लगा देना। यहाँ पे जहाँ पे हम बैंडेज लगा रहे थे ना, वहाँ पे फ्लैप लगा देना है। उस फ्लैप का क्या फ़ायदा होगा? एक तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और नीचे हम पहले एंटीबायोटिक्स वगैरह डाल देंगे, ठीक है। और ऊपर वो फ्लैप लगा देंगे, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, एक तरह का अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा और सेल रीग्रो कर जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट। एमनियोटिक मेम्ब्रेन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट होते हैं और मल्टी पोटेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कि हर तरह का सेल, स्टेम सेल इसके अंदर प्रेजेंट है और न्यू सेल्स बना सकता है। मतलब ये रिपेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम ये फ्लैप लगा देंगे तो ये रिपेयरिंग को 100 टाइम्स फास्ट कर देगी और इजीली हमारे जो कॉर्निया है ना वो रिपेयर हो जाएगा। तो फिर छोटा सा फ्लैप लेना है, पहले जहाँ पे अल्सर है उसके अंदर डालना है, फिर उसके ऊपर एक बड़ा फ्लैप लगा देना है एमनियोटिक मेम्ब्रेन का, एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा थेराप्यूटिकल कॉर्नियल ग्राफ्ट, मतलब कॉर्निया का ग्राफ्ट कर देना है हमने। मिसाल के तौर पे डोनर से कॉर्निया लेना है, ठीक है, और जो रिसिपिएंट है उसका मतलब अगर पार्शियल थिकनेस हुई, ऊपर वाली 3 लेयर्स रिमूव हुई है ये वाली, ठीक है, तो जो डोनर की 3 लेयर्स है वो लेके ऊपर लगा देनी है, उसे हम कहते हैं पार्शियल थिकनेस, ठीक है। और फुल थिकनेस होगा कि मतलब अब ये सारी की सारी लेयर रिमूव हुई है, तो डोनर की लेयर लेके सारी की सारी पूरा का पूरा कोनिया लेके उतना पीस लगा देना है, या पूरा का पूरा कोनिया रिप्लेस करते हैं, इसको हम कहें केराटोप्लास्टी करनी है, ठीक है। और उसके बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं परफोरेटेड अल्सर का। अब मिसाल के तौर पे ट्रीटमेंट कामयाब नहीं हुआ और ये परफोरेट कर गया है, ये वाला जो डेस्मेटोसील है फट गया है, अब इसमें हमको हम कहेंगे परफोरेटेड अल्सर हो गया। उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? एक तो हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे और साथ में एट्रोपिन वगैरह देंगे। आप लोगों को पता है कि जो हमारा इंटीरियर चैम्बर है वो एक्सपोज हो रहा है, तो हम पहले एंटीबायोटिक देंगे ताकि इन्फेक्शन अंदर तक ना चला जाए, ठीक है, और एट्रोपिन देंगे, साइक्लोप्रिजिक ड्रग्स हैं ताकि पेन रिलीव हो। और फिर साथ में एंटी कोलाजिनेसिस देंगे। आपको पता है कि परफोरेशन होगी है तो स्कारिंग का बहुत ज़्यादा खतरा है। स्कारिंग होगी तो एज अ रिजल्ट ओपेसिटी हो जाएगी, मतलब कॉर्निया रिपेयर भी हो गया, ओपेसिटी होगी तो फिर आंख का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो एंटी कोलाजिनेसिस देंगे, इसमें टेट्रासाइक्लिन वगैरह आती है हमारी। और फिर उसके बाद प्रेशर पैड देंगे या बैंडेज वगैरह, जो मैं ऊपर आप लोगों को बता चुका हूँ। तो कोई प्रेशर पैड या बैंडेज लगा देनी है ताकि मैकेनिकल सपोर्ट मिल सके और नीचे वाले सेल्स ईजिली अपने आप को रिपेयर कर सके। या फिर कोई बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंसेज दे रहे हैं, ऐसे लेंस दे रहे हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है, बहुत स्ट्रॉन्गली आई के साथ अटैच हो जाते हैं। एक तो नॉर्मल लेंस होते हैं ना वो इजीली हाथ से रिमूव हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेंस होते हैं, एक तरह की अच्छी खासी मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर वाले मतलब आई को बचा देते हैं। हमारा मकसद ये है कि अंदर वाली आई को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाना है। तो बाहर की बैंडेज वगैरह दे दो, बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस दे दो, या फिर टिश्यू एडहेसिव ग्लू होता है वो दे दो। ये टिश्यू को मतलब जो टिश्यू टूटे फूटे हुए ना इनको एक तो दूसरे करीब ले आता है। जब करीब आ जाएंगे तो रिपेयरिंग में फ़ायदा होगा। जिसमें सियानो एक्रिलेट ग्लू है एक,
जो नाम है इसका वो आप लोगों ने याद रख लेना है। फिर कंजक्टिवल फ्लैप करेंगे आप लोग। कंजक्टिवल फ्लैप पढ़ा चुका हूँ मैं इजीली कि आपने कंजक्टिवा का छोटा सा पीस लेना है और वो ऊपर लगा देना है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, नीचे एंटीबायोटिक ड्रॉप डाल देने हैं। फिर एंटीबायोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट करना है, वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और फुल थिकनेस ग्राफ्ट मतलब केराटोप्लास्टी पूरा का पूरा कॉर्निया रिप्लेस कर देना है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर, मतलब हम जो नॉर्मल ट्रीटमेंट दे रहे हैं अल्सर के लिए, अगर उसके बावजूद भी अल्सर ट्रीट नहीं हो रहा तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने कंजक्टिवल फ्लैप देना है, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर टार्सोरेफी कर देनी है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमने आईज को बचाना है ना। तो ये हमारा अगर मिसाल के तौर पे आईलिड है, ये दोनों वाले आईलिड है, ओपन एस्टम आई, तो इसके सुचरी कर देनी है साइडों से, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी बीच में से आई एक्सपोज रहे और बाकी के बाकी आई सुचर हो जाए, वो बिल्कुल छोटी सी आंख देखने को मिलेगी। तो आई इतनी ज़्यादा एक्सपोज नहीं होगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसको हम कहेंगे टार्सोरेफी की सुचरिंग कर दिए एजिस की। और उसके बाद ऑटोलॉगस सीरम आ जाएगा जिसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड सीरम भी कहते हैं। तो ये भी हेल्पफुल होता है आई की रिपेयरिंग के लिए। और उसके बाद एमनेटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट वो पढ़ा चुका हूँ, केराटोप्लास्टी पूरा का पूरा कॉर्निया रिप्लेस कर देना है। और एक नोट है कि क्या कंट्रोवर्शियल बातें चल रही हैं, डबल एज स्वॉर्ड है जो स्टीरॉयड थेरेपी है, मतलब एक तरफ से फ़ायदा भी दे रहा है, एक तरफ से नुकसान भी दे रहा है। फ़ायदा क्या दे रहा है कि स्ट्रोमल नेक्रोसिस जो थी उसको रिड्यूस कर रहा है और साथ में फिब्रोसिस नहीं होने दे रहा है, मतलब कि ओपेसिटी नहीं आएगी, फिब्रोसिस नहीं होगी, नेक्रोसिस भी डिले हो जाएगी और इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आई का। लेकिन दूसरे हैंड पे ये भी मसले मिसल कर रहा है कि एक तो वोन हीलिंग को डिले कर देगा, आप लोगों को पता है इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी, वोन हीलिंग डिले हो जाएगी और साथ में इन्फेक्शन भी प्रॉब्लम हो जाएगा। जब भी जैसे कि हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इन्फेक्शन प्रॉब्लम होता जाएगा और वोन बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक तरह से फ़ायदा भी दे रहा है, एक तरह से नुकसान भी दे रहा है। तो इस वजह से इसको हम इन इन्फेक्शन में यूज़ ही नहीं करते, मैक्सिमम इसको यूज़ करना ही नहीं है स्टीरॉयड्स को। आप लोगों को पता है नुकसान ज़्यादा दे रहा है, वोन हीलिंग को ज़्यादा कर रहा है, इन्फेक्शन को प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब ज़्यादा आई को डैमेज देगा। और दूसरा ये है कि हमारा जो पैड्स है ना, वो पैड्स वो यूज़ नहीं करने हमने पायोजेनिक अल्सर्स के अंदर, जैसे गोनोकोकल का कोई अल्सर हो, वो जो पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हो ना, जो पस बना रहे हो, तो उन केसेस में हमने पैड नहीं देना। पैड आपको पता है ना कि जो एक आंख को बंद कर देता है फिर पूरा पीछे से सर पे घूम के आ रही होती है, पट्टी सी होती है, ठीक है। तो उस केस में होता है कि अंदर वार्म एनवायरनमेंट दे रहा होता है, वार्म एटमॉस्फेयर दे रहा होता है, उसमें बैक्टीरिया की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। और जो अंदर कोई डेब्री वगैरह बन रहा है, कोई सेल्स वगैरह टूट रहे हैं, बैक्टीरिया टूट रहा है या कुछ भी टूट रहा है, उसको चाहिए कि हम आँख से बाहर निकाल सकें। लेकिन सामने पैड होगा तो आँख से बाहर नहीं निकलेगा और वो अंदर के अंदर ज़्यादा हार्श कंडीशन होती जाएगी। तो इस वजह से इसको अवॉइड करना कि नॉन इन्फेक्टिव अल्सर्स में देना है, ठीक है, या परफोरेटिंग अल्सर्स में देना है, वरना बाकी अल्सर्स में नहीं देना है इसको।